सो डियर स्टूडेंट्स, बी होप कि आप इस काउंसलिंग सेशन में हमारे साथ में 1 घंटे तक जुड़े रहेंगे। कल भी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का प्लान किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के कोर्स की काउंसलिंग का, और आज भी है। और हम लोग लगातार आपको इंटीमेट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए 1 घंटे तक। हमारे साथ में प्रोफेसर मंजू आचार्य जी हैं, वो हमारी अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर हैं। तो मैम प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। आप अपने आप को अनम्यूट करिए मैम। यस सर। इग्नू के बीपीएससी 131 पॉलिटिकल साइंस के इसको इस एकेडमिकल काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने अपना 131 का स्टडी मटेरियल और आपने इसका सिलेबस डाउनलोड कर लिया था। आज हम इसी सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारा जो ये कोर्स है इसके अंदर एक बार आप लोग नोट, स्टूडेंट्स, आपका जिसका भी माइक जो है अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा। राजनीतिक सिद्धांत का विचार, इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, प्रमुख अवधारणाएं हमारी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। इसके बाद आती है आपके ब्लॉक थर्ड के अंदर अवधारणाएं लोकतंत्र, जेंडर, मानवाधिकार। और इसके बाद आती है राजनीतिक सिद्धांत जिसके अंदर हम लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, और रक्षात्मक भेदभाव बनाम निष्पक्षता, इन सभी विषयों पर हम आज इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि राजनीति के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में, कि सबसे पहले ये जाना जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है, सबसे पहले प्रारंभ कैसे हुआ? परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत जब हमने सबसे पहले राज्य की कल्पना देखी तो राज्य के अंदर जो पहला प्राचीन सिद्धांत है वो हमारा आदर्शात्मक सिद्धांत था। और उस आदर्शात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आपने क्या देखा कि राजनीति के अंतर्गत जब हमारे प्राचीन विचारक जैसे मनु, शुक्र, कौटिल्य, या यूनानी विचारक जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन सब के विचारों में हम क्या देखते हैं कि राज्य का वह परंपरागत स्वरूप जिसके अंतर्गत हम राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में देखते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, और राज्य के आदर्शात्मक तथ्य के बारे में। और हम उसके अंदर तर्क को नहीं मान करके क्या मान रहे हैं, केवल नैतिकता, कल्पना, आदर्श, इन सब पर हमारा अध्ययन केंद्रित रहता है। इसके बाद में हम लोग जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम राजनीतिक सिद्धांत को समझते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि राजनीति विज्ञान क्या है ना, और राजनीति के अंदर जिस हम राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं। तो जब राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हुआ तो राजनीति पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिश शब्द से बनी, जो ग्रीक शब्द जिसका क्या अभिप्राय था, जिसका अभिप्राय था नगर राज्य। प्रारंभ में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत छोटे छोटे नगर राज्य थे, और उन नगर राज्यों के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि उन नगर राज्यों के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा सामंती स्तर, उसके बाद जो है राज्य का स्तर आया, उसके बाद राष्ट्र राज्यों की कल्पना प्रारंभ हुई, और धीरे धीरे जाकर के राज्य का विस्तार हुआ। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हम प्राचीन जो देख रहे हैं कि प्राचीन परंपरा से लेकर के वर्तमान तक का राज्य, सब इसके अंदर सारे तथ्य राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। राजनीतिक सिद्धांतों को
आप मूल रूप से दो भागों में समझ सकते हैं। एक हमारा आता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा आता है हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। जब हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? राज्य का अतीत, राज्य का वर्तमान और राज्य का भविष्य, कि किस प्रकार से हमारे जो है आज हम वर्तमान में जो राज्य देख रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ। तो इसको 3 स्टेप्स के अंदर हम देखेंगे कि राज्य का अतीत कैसा था, राज्य का वर्तमान कैसा है और भविष्य में राज्य कैसा होगा। फिर आता है हमारा आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आप देखिएगा कि जब हम आधुनिक सिद्धांत का विस्तार हुआ तो सबसे पहले परंपरागत सिद्धांत जो है उसकी समाप्ति हुई। और परंपरागत सिद्धांत कैसे समाप्त हुआ कि जब हमने परंपरागत सिद्धांत की राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जब इसका विकास किया तो आप ये देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे आप ये देखिए कि राजनीतिक सिद्धांत का जो है आगे बढ़ा और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत परंपरागत सिद्धांत की जो कमियां थी उसने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को जन्म दिया। अब ये दोनों राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो हम नवीन जो आधुनिक समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत तो हम अध्ययन कर रहे थे कि राज्य क्या है, कैसा है और उसका भविष्य कैसा होगा। और जब हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होगा? हम यथार्थवादी सिद्धांत को समझेंगे, हम इसके अंदर नवीन पद्धतियों को, वैज्ञानिक प्रणालियों को समझेंगे, तथ्यों पर हम बल देंगे, अन्वेषण पर बल देंगे और फिर जो आधुनिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत नवीन अवधारणाएं आएंगी। जैसे हम बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, जेंडर इक्वलिटी, जब इन सारे विचारों की हम जब बात करते हैं तो वो सभी अवधारणाएं हमारे इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। तो आप ये देखिए कि ये जो आपका बीपीएससी 131 का जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत आप राजनीति विज्ञान का प्रारंभ से लेकर के और वर्तमान तक की जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सब का वर्णन इसमें किया जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि राजनीति क्या है, फिर जानेंगे हम कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर उन सिद्धांतों के क्या प्रकार हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत क्या आएगा और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो आधुनिक हमारी परंपराएं हैं, जो नवीन सिद्धांत है, जो नवीन अवधारणाएं हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो जब हम ब्लॉक 1 लेंगे तो ब्लॉक 1 के अंतर्गत क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा कि हमारी जो इसकी संकल्पना है, राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ वो कैसे हुआ, उसकी संकल्पनाएं क्या है, वो सब इसके अंतर्गत आएगी कि राज्य क्या है, राज्य किस प्रकार से जो है निर्मित हुआ, राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। अब जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें एक निर्वाचित सरकार आती है। जब हम अधिनायक तंत्र की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा सर्वाधिकारवादी शासन आ जाता है जो बिना जनता को अपने किसी भी निर्णय में शामिल किए हुए अपने निर्णय स्वयं लेता है। तो आप ये देखिए कि राजनीति के अंतर्गत एक राज्य का वर्णन, राजनीति के अंतर्गत सरकार के कार्यों का वर्णन, राजनीति के अंतर्गत हमारी न्यायिक प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक सरकारें और सभी कार्यकारी संगठन जो व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं वो सभी इसके अंग होंगे। जब हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा संविधान, हमारी सरकारें, उनकी कानूनी सीमाएं, उनकी व्यवस्थाएं, सब सारे ही जो राजनीतिक परिदृश्य है वो हमें इसके साथ में एक साथ आपको लगेगा कि हाँ इसमें राजनीति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। उसके बाद आ जाएगा आपका कि राजनीतिक अवधारणाएं क्या है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार के हमारे सिद्धांत आ जाएंगे। एक तो प्रथम सिद्धांत है हमारा परंपरागत सिद्धांत, और जब भी हम कोई भी सिस्टम के अंदर अंतर्गत परंपरागत सिद्धांत की बात करते हैं
तो परंपरागत सिद्धांत किस प्रकार का था, जिसमें कोई तर्क नहीं था, केवल काल्पनिक था, दार्शनिक था, ऐतिहासिक था, परंपरागत था। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा था, संस्थात्मक अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन किसी भी कार्य को, किसी भी उद्देश्य को लेकर के सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा रहा था। परंपरागत सिद्धांत जब कई वर्षों तक विचारक इसके सिद्धांत के लिए अपने जो विचार रखते रहे, उसके बाद आप ये देखिए कि परंपरागत सिद्धांत की परंपरा कब समाप्त हुई, जब आप ये देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक वैचारकों ने ये सोचा कि ये अब महायुद्ध हो गया, तो ये ऐसी स्थिति क्यों हमारे समक्ष आई। तो राजनीतिक विचारकों ने एक नवीन विचार सोचना प्रारंभ किया कि अब हमें कुछ ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके, जो समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढ के और हमें किसी हल की ओर ले जाए। तो उस समय आधुनिक सिद्धांतकारों के द्वारा अब हम ये नहीं सोच रहे कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए। अब हम कौन से सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं? अब हमने उन वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना शुरू किया, क्षेत्र में जाना प्रारंभ किया, जनता से उनके व्यूज लेने शुरू किए, और इन सब अध्ययनों का जब हमने प्रैक्टिकल अध्ययन किया, यानी कि तथ्यात्मक अध्ययन, आंकड़े इकट्ठे करना, फील्ड में जाना, वहां की जनता से साक्षात्कार करना, उनके व्यूज लेना, हर तरह से हमने अब ये जब प्रैक्टिकल अध्ययन, यानी कि राजनीति के अंतर्गत विज्ञान का प्रयोग करके हमने नवीन तथ्यों को एकत्र करके, और आप ये देखिए कि किस प्रकार से अब हम जो बात कर रहे हैं वो व्यवहारिक बात है। अब हम जो सिद्धांत रख रहे हैं वो आंकड़ों पर रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मन से ही कह रहे हैं कि इस प्रकार का होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने सिद्धांतों को ऑथेंटिक आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत बना रहे हैं। तो वो सिद्धांत, वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत जो था, वो था आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसके बाद जब हम अवधारणाओं की बात करेंगे, तो अवधारणाओं में पहली हमारी अवधारणा आ जाएगी स्वतंत्रता की अवधारणा। अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र और राजनीति, शासन, सरकार, और अब हम इसके अंतर्गत अगर ये बात ना करें कि मानव स्वतंत्र होना चाहिए, मानव के पास कोई अधिकार होने चाहिए, इसके बिना तो हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत था, वो आप ये देखिए कि 1857 की क्रांति हुई भारत में, उसके बाद वो प्रथम हमारा स्वतंत्रता संग्राम था। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हमारे इन भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया कि हमारे संविधान के अंतर्गत ही स्वतंत्रता की व्यवस्था की। यानी कि आप ये देखिए कि कोई लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता उसका मूल आधार है, और इसका अभिप्राय क्या है? नियंत्रणों का अभाव, यानी कि किसी भी निर्णय को लेने की स्वतंत्रता या तर्क संगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर भी बल दिया गया कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी निर्णय को लेने की स्वतंत्रता हो, उस पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी है? वो स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं है। उस स्वतंत्रता के अंतर्गत भी आप ये देख रहे हैं कि वो मर्यादित स्वतंत्रता, यानी कि आप उन नियमों का, उन कानूनों का पालन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें जो दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप ना कर सके। यानी कि हमारी स्वतंत्रता कैसी है? मर्यादित है। और हम किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं? जिसमें किसी के अधिकारों का हनन ना हो। इसके पश्चात आपके आ जाती है दूसरी अवधारणा, समानता की अवधारणा। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए आप ये देखिए कि समानता की अवधारणा आवश्यक है, क्योंकि असमानता क्रांति का प्रथम कारण है। जब भी आप देखेंगे कि कहीं पर भी असमानता हुई है, तो उस असमानता के कारण आपको ये लगेगा कि कोई ना कोई मतभेद होकर के, और जो सरकार है जो ऐसा कार्य कर रही है, जो उस समय की तात्कालिक सरकार है, उसको जनता हटाना चाहेगी अगर वो असमानता का कोई भी कार्य करती हैं। तो यानी कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए किसी भी प्रकार से असमानता न मिले, यानी कि उन्हें समान सुअवसर मिले।
कोई भी कार्य करने के लिए उन्हें, जैसे कि अब आप ये देखिए कि अब वर्तमान में बात की जा रही है कि लैंगिक समानता की, है ना, कि जेंडर इक्वलिटी। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि कहीं कहीं पर भी आप किसी को पुरुष या महिला या ऐसा समझ कर के ये ना समझे कि भाई ये तो जो है महिला है तो ये कार्य नहीं कर सकती और ये पुरुष है तो इनको ये कार्य नहीं करना। आज आज आप ये देखिए कि या पुरुष कार्य कर रहा है तो उसको वेतन अधिक दिया जाए और महिला है तो उनको कम दिया जाए। ऐसी असमानता करने पर आप ये देखिए कि हम कानूनी शरण ले सकते हैं। हमें कहीं पर भी लगता है ना कि इस कार्य को करने में हमें दूसरों के समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो उस असमानता के लिए हमें जो है अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए कानूनी शरण लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान में भी समानता का वर्णन किया गया है। सभी को जन्म, धर्म, जाति, संपत्ति, रंग, भेद किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी हर एक लोकतांत्रिक देश में की जाती है और उसे कहा जाता है हमारी समानता की अवधारणा। नेक्स्ट हमारी जो अवधारणा आ जाती है वो है न्याय की अवधारणा। अब आप ये देखिए कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि सभी मानव, वहां पे जितने भी राज्य में निवास करने वाले मनुष्य हैं, उन सबके अधिकारों की रक्षा हो सके। न्याय का यही एक प्रमुख कार्य होता है कि अपराधी को दंड दिया जाए और जो निरपराधी है उसको जो है स्वतंत्र कर दिया जाए कि उसने वो अपराध नहीं किया। यानी कि एक भी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ये आ जाएगा कि भाई हर व्यक्ति अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसे किसी प्रकार का दंड ना मिले। अब जब हम न्याय की बात करते हैं तो परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत प्लेटो के एक न्याय का सिद्धांत आता है, जिसके अंतर्गत वो कहता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। एक आपने विचारक और सुना होगा, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वो क्या कहता है कि बुनियादी स्वतंत्रता को अधिकतम करना चाहिए तथा सामाजिक आर्थिक असमानता को नियंत्रित करना चाहिए। यानी कि आप ये देखिए कि अन्याय कब प्रारंभ हो जाता है, जब हम सामाजिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं या आर्थिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं। यानी कि जब न्याय की व्यवस्था की जाती है तो न्याय के अंतर्गत आपको एक ऐसा कानून रखना पड़ेगा, ऐसा संविधान होना चाहिए राष्ट्र के अंतर्गत कि वो सभी के लिए समान हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर व्यक्तियों का आप हित देख रहे हैं और बाकी अधिकतम व्यक्तियों का उसके अंदर नुकसान हो रहा है, तो वो अन्याय की व्यवस्था हो जाएगी। अब आप देखिए कि हम क्रांतियों की बात करते हैं तो क्रांतियां हुई हैं, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति। लेकिन अब आप ये देखिए कि अब वर्तमान में कोई क्रांति नहीं हो रही है, क्योंकि अब हम कौन सा सिस्टम अपना रहे हैं, हम मात्र संविधान में परिवर्तन करके, कानून में परिवर्तन करके और जनता की बातों को मान लेते हैं। और प्राचीन काल के अंतर्गत सत्ता परिवर्तित होती थी, सरकार बदलनी पड़ती थी, संस्थाएं बदलनी पड़ती थी और उसके अंतर्गत रक्तपूर्ण क्रांतियां होती थी। तो आप ये देखिए कि जब हम न्याय की व्यवस्था करें तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारे प्रत्येक देश के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और उसके साथ ही क्या होना चाहिए कि सरकार के अंतर्गत किसी प्रत्येक वर्ग का पक्ष लेते हुए और अन्य वर्गों की उपेक्षा करना, यानी कि असमान व्यवहार करने से क्या होगा कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो हमारी जो है असमानता की ओर चली जाएगी और व्यवस्था के अंतर्गत जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि इतनी सारी क्रांतियों का कारण क्या है, तो कारण क्या है, असंतोष, कारण क्या होता है, संघर्ष, कारण क्या होता है, जनता का सरकार का जनता के प्रति असमानतापूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट अधिकार। सामाजिक दर्शन के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि व्यक्ति जो आत्म प्राप्ति और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करता है और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, जैसा कि हमने बेंथम के विचारों से सुना था, बेंथम का उपयोगितावाद की ज्यादा से ज्यादा लोगों की हित होना चाहिए, ऐसा कार्य राज्य को करना चाहिए। और अधिकार वे व्यक्ति के वे आत्म प्राप्ति के साधन हैं
जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और अधिकार वे हैं जिनकी अगर हनन किया जाए तो हमें जो है उसके खिलाफ बोलने का हमारा अधिकार होना चाहिए। और ये ऐसे अधिकार हमें संविधान के अंतर्गत भी दिए गए हैं, जिन्हें कि हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म और संस्कृति की का अधिकार। हर प्रकार से हमें जो है किसी प्रकार का, मतलब आप ये देखिए कि कोई भी हमारे अधिकार का हनन किया जाता है तो हम इसके लिए कानूनी शरण ले सकते हैं। और अधिकार व्यक्ति को दिए इसलिए जाते हैं ताकि वो अपना विकास कर सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उसे जो अनुकूल लगता है वो उसके अनुकूल व्यवहार कर सके। ये सभी चीजें लोकतंत्र में तो संभव होती हैं, लेकिन अधिकार कहाँ संभव नहीं होते? सर्वाधिकारवादी और अधिनायक तंत्रीय तानाशाही वाले राष्ट्रों में जनता को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। उन्हें केवल आज्ञा पालन का अधिकार, एक ही अधिकार होता है कि आपको अपनी उस तानाशाही या सर्वाधिकारवादी सरकार का आज्ञा पालन करना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर। जेंडर एक जैविक शब्द है जो स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर स्पष्ट करता है। जब भी हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, तो आप ये देखिए कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार, असमानता का व्यवहार होता रहता है। और महिलाएं इसके लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करती रहती हैं, अपने संगठन बना के अपनी बात को रखती रहती है। तो आप ये देखिए कि जेंडर इक्वलिटी होना आवश्यक है। हालांकि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर भेद, दोनों को अलग अलग बनाया है, लेकिन फिर भी हमें किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव इनके साथ नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि दोनों जेंडर को समानता से मानते हुए इनके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही आपके जो है ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक के अंतर्गत आ जाता है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र और नियंत्रण। इसके अंतर्गत आपकी लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास और स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण। मैं बात कर रही हूँ आपकी ब्लॉक 4 की। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है ब्लॉक 1, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसके अंतर्गत राजनीति क्या है, और उसके आगे था राजनीतिक सिद्धांत क्या है यूनिट 2 में। फिर आता है ब्लॉक 2, इसके अंतर्गत थी अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। ब्लॉक 3 के अंतर्गत आपकी थी अवधारणाएं, लोकतंत्र, जेंडर और नागरिकता। और यूनिट 4 के अंतर्गत थी राज्य और नागरिक समाज। अब आता है आपका ब्लॉक 4, राजनीतिक सिद्धांत में बहस। अब आप ये देखिए कि राजनीतिक सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और मैंने मान लिया, या किसी ने आपको कह दिया और आपने उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। हम बिना तर्क किए किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और मानव बिना तर्क के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। तो पहला इसके अंतर्गत ब्लॉक 4 के अंतर्गत आएगा लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास। यानी कि आप लोकतंत्र और आर्थिक विकास में से किसे महत्व देंगे? क्या हम लोकतंत्र को महत्वपूर्ण मानेंगे या विकास को महत्वपूर्ण मानेंगे? यूनिट 2 के अंतर्गत आ जाता है आपका स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण। यानी कि आप पहले, स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों अपने आप में विपरीत अवधारणाएं हैं। और लोकतंत्र और आर्थिक विकास, अब आप एक बात कर रहे हैं कि सब लोकतंत्र का अभिप्राय है जनता का जितना विकास हो सकता है, प्रजा का जितना विकास होगा, जितना लोक कल्याणकारी राज्य होगा, उतना ही लोकतंत्र में वो सफल होगा। यानी कि व्यक्तिवाद और सामाजिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सभी तथ्य जो है हमें लोकतंत्र में आवश्यक है। दूसरा आपके इसमें आ जाता है आर्थिक विकास। जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो क्या लोकतंत्र और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या ये ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको एक साथ चलाया जा सकता है? जब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम सबका विकास नहीं देख सकते, क्योंकि आर्थिक विकास एक ऐसा पॉइंट है
जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में क्या मुनाफा हो रहा है, हमें उदारीकरण, भूमंडलीकरण और लोकीकरण, नगरीकरण, इन सब अवधारणाओं से क्या बेनिफिट होगा राष्ट्र को, उसके अंतर्गत हम ये लोकतंत्र के अंतर्गत ये देखेंगे, आर्थिक विकास के अंतर्गत ये देखेंगे। यानी कि दो ऐसी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत है और एक साथ चल रही हैं। आप ये देखिए कि अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो क्या भारत के लिए आर्थिक विकास करना आवश्यक नहीं है क्या? ये उतना ही आवश्यक है जितना कि डेमोक्रेसी में आप सफल है तो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी आवश्यक है। दूसरी अवधारणा आ गई आपकी स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण। यानी कि जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो क्या स्वतंत्रता इतनी दी जानी चाहिए कि उसमें कोई नियंत्रण ही नहीं हो, और नियंत्रण एक ऐसा है जिसके अंदर स्वतंत्रता की कल्पना आप नहीं कर सकते। तीसरी यूनिट के अंतर्गत है रक्षात्मक भेदभाव बनाम निष्पक्षता का सिद्धांत। यानी कि रक्षात्मक भेदभाव एक आपका इस प्रकार का कि आप डिवीजन तो कर रहे हैं एक आप इसके अंतर्गत, लेकिन कैसा है कि आपने आवश्यक समझा इसलिए किया, ठीक है। और दूसरा है निष्पक्षता का सिद्धांत, यानी कि आप किसी के लिए भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। एक कई बार होता है कि हम ये सोचते हैं कि क्या जो हमारी नौकरशाही है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए, क्या प्रतिबद्ध नौकरशाही होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर निष्पक्षता से हम तटस्थता से लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नौकरशाही को या सरकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए। जबकि क्या होता है कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको भी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई उसका पारिवारिक जो बैकग्राउंड होगा उससे भी वो आप ये देखिए कि जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम ये उसकी ये बात कैसे मान ले कि इस प्रकार से कि वो तटस्थ रह सकता है। तो तटस्थता और रक्षात्मक भेदभाव के अंतर्गत भी संघर्ष हमें बताना है। नेक्स्ट आ गया परिवार, कानून और राज्य। यानी कि राजनीति के अंतर्गत परिवार का, कानून का और राज्य स्वयं का क्या रोल होगा, राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या रोल होगा, इसके अंतर्गत हमें यह समझना होगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं आपका ब्लॉक 1, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, राजनीति क्या है। मैं एक बार एक स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ आपको। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। आप लोगों ने स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया है? यस मैम, हम लोगों ने इनको लिंक भेज दिया है। अच्छा, आप लोग स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, रीडेबल है क्या? सर आपको स्क्रीन शेयर हो गई क्या? राजनीति क्या है? आपके पास अगर स्टडी मटेरियल है तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे राजनीति के उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहले तो आपको उद्देश्य जानना होगा, इसकी रूपरेखा बतानी होगी, परिचय बताना होगा। यानी कि राजनीति के अंतर्गत एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति को देखा जा रहा है। वैसे तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमारे समक्ष आता है राज्य का स्वरूप, कि राज्य कैसा होगा। ठीक है, राज्य कैसा था प्राचीन काल में? अगर हम प्राचीन काल का राज्य देखें तो प्राचीन काल के अंतर्गत राजतंत्र की अवधारणा थी। ठीक है, उस राजतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति था, वही व्यवस्थापिका, वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका। फिर उसकी सलाह और परामर्श के लिए उसके परिवार के जो सदस्य थे उन्हीं में से कोई युवराज, कोई सेनापति, कोई पुरोहित, जान पहचान के सारे मित्र मंडली वाले लोगों को वो नियुक्त कर देता था। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ और राजतंत्र से हम बड़े कुलीन तंत्र की ओर,
यानी कि राजा की जो परामर्शकारी संस्था थी उसने एक मंत्रिमंडल का रूप ले लिया, उसने विभाग, निगम और अन्य डिपार्टमेंट जो सचिव और जितने भी हम डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट देखते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका विकास राजनीति का हुआ। यानी कि राजतंत्र से हम गए कुलीन तंत्र की ओर। फिर कुलीन तंत्र के बाद भी जब जनता को लगा कि अब हमारे अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत हमने क्या किया कि राजनीति के अंतर्गत लोकतंत्र का जन्म हुआ, जिसे कि अगर विकृत रूप में देखा जाए तो भीड़ तंत्र होता है। और आज अगर आप ये देखिए कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष के बाद इलेक्शन का होना, और वो दिन होता है जब हम हमारे राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। यानी कि हर भारतीय को जब वोट देने का अधिकार मिलता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैं अपनी सरकार बनाने जा रहा हूँ। जिसमें से भी आप ये देखिए कि कई व्यक्ति तो सोचते हैं कि वोट देने से क्या होगा, सब सरकारें एक जैसी हैं, कौन परिवर्तन ला सकता है। समझ रहे हैं आपकी कई मन के अंदर हमारे विचार रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप और हम जैसे लोग जब हम ये सोच लेते हैं कि हम परिवर्तन नहीं ला सकते, तब वो जो चला चला आ रहा है जो सिस्टम वही चलता रहता है। तो आप ये देखिए कि जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप ये देखिए कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि राजनीति का प्रारंभ कैसे हुआ, राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका जो परंपरागत स्वरूप था वो कैसा था, राज्य कैसे निर्मित हुआ, राज्य की आगे देखिए कि आप स्टेप बाय स्टेप उसका वो छोटे से नगर राज्य से कैसे राष्ट्रीय राज्य की ओर बढ़ा। तो ये सारी इसके अंतर्गत हम पहला जो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे। और जब हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रारंभ देखते हैं, तो राजनीति जो शब्द है वो कैसे बना, राज और नीति, यानी कि शासन करना, और नीतिबद्ध शासन करना, यानी कि उचित प्रकार से शासन करना, शासन करने की कला राजनीति है। और इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि प्रारंभ जो है राजनीति विज्ञान का कहाँ से माना जाता है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के विचारों से माना जाता है। अरस्तु ने अपने बुद्धिवाद के द्वारा राजनीति विज्ञान के जो है नवीन सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, जो तुलनात्मक राजनीति है, जो संविधानवाद है, जो संविधानों का प्रकार है, क्रांति का रूप है, नागरिकता का स्वरूप है, वो सब कहाँ से प्रारंभ हुआ, अरस्तु के बुनियादी विचारों से ये प्रारंभ हुआ। जब हम राजनीतिक सिद्धांत, राज्य की बात करते हैं, उसकी कार्यकारी संस्थाओं की बात करते हैं, तो प्रारंभ में क्या था, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जा रहा था। राज्य का अध्ययन अतीत, वर्तमान और उसके भविष्य के रूप में होता था। फिर हमने कहा कि राज्य तो मूर्त तत्व है ही नहीं, आप राज्य को देख ही नहीं सकते, तो उसे किसके माध्यम से देखा जा सकता है, तो राज्य का मूर्त तत्व सरकार के रूप में हमें दिखाई दिया। अब उस सरकार के अध्ययन के बाद भी हमें लगा कि नहीं, सरकार में हम सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन कर लिए, संस्थाओं का अध्ययन कर लिए, उनके अधिकारों का अध्ययन कर लिए, उनके कार्यों का अध्ययन कर लिए, लेकिन सरकार के साथ ही आप ये देखिए कि कौन है जिसका अध्ययन करना हमें आवश्यक होगा, तो हमने मानव का अध्ययन करना प्रारंभ किया कि मानव के द्वारा उन संस्थाओं के अंदर जो कार्य किया जा रहा है उसका अध्ययन किया, वैधानिक संस्थाओं का अध्ययन किया, ऐतिहासिक अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, और इन सब अध्ययनों के बाद हमने अपने एक सिद्धांत बनाने प्रारंभ किए। जैसे आप ये देखिए कि प्रारंभ में आदर्शवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवाद, हर एक प्रकार के विचारक ने अपने राज्य के संबंध में विचार रखे कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, क्या वो सर्वाधिकारवादी हो, लोकतांत्रिक हो, दार्शनिक हो, आदर्शात्मक हो, यथार्थवादी हो, किस प्रकार से राज्य जो है अधिकाधिक जनता का हित करते हुए अपना कार्य कर सकता है। तो उसका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। और जब राजनीतिक सिद्धांत को समझा गया तो उसको हमने दो दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा, और उन दोनों दृष्टिकोण यानी कि जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण थे, उनसे हमने राज्य को समझना शुरू किया। जब हमने परंपरागत दृष्टिकोण को समझा तो उसके अंतर्गत प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक के विचार परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें कि हमारे
कि राज्य आदर्शवादी होना चाहिए, राज्य जो है न्याय प्रधान होना चाहिए, राज्य यथार्थवादी होना चाहिए, राज्य में संविधान होने चाहिए, राज्य में नागरिकता, नैतिकता। और उस समय आप ये देखिए कि एक तरह से एक सिस्टम जो प्रारंभ होने वाला था कि क्रांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाए, न्यायिक संस्थाएं किस प्रकार गठित हो, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और आप ये देखिए बुनियादी जो सिद्धांत थे उनका निर्माण परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। उसके बाद आ जाता है हमारा वैज्ञानिक व्यवहारिक यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसे कि हमने आधुनिक सिद्धांत के रूप में देखा। और आधुनिक सिद्धांत का प्रारंभ कब से माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आधुनिक सिद्धांत जो है प्रारंभ हुआ। और इस आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया गया कि आप ये देखिए कि जो हमारे मूल्यों पर बल देने वाला सिद्धांत था, अब वो तथ्य प्रधान हो गया। जब हम परंपरागत सिद्धांत की बात करेंगे तो वो कैसा था? मूल्य प्रधान था, मूल्यात्मक अध्ययन कर रहा था, नीति शास्त्र पर बल दे रहा था, दर्शन से जुड़ा हुआ था, तर्क पर बल दे रहा था, आदर्शात्मक था। और जब हम आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो वो कैसा है? वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, तथ्यों पर आधारित है, आंकड़ों का उपयोग करता है, और इसका आधार क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो एक हमारा आदर्शात्मक सिद्धांत है, जबकि हम क्या है का जब अध्ययन करेंगे तो वह सिद्धांत क्या है? हमारा वर्तमान का सिद्धांत है। तो इस आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आप ये देखिए कि जब हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया तो इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि राजनीति को विज्ञान बनाने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। और हमने राजनीति को न सिर्फ विज्ञान बनाया बल्कि विशुद्ध विज्ञान। हम चाह रहे हैं कि राजनीति जो ये राजनीति के साथ विज्ञान जुड़ा, ये आधुनिक सिद्धांत की वजह से ही हो पाया कि हमने राजनीति के अंतर्गत अपना एक स्टडी मटेरियल ले लिया, हमने उस पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया, हम जो है सत्यापित कर पा रहे हैं, भविष्यवाणी कर पा रहे हैं और उसका निरीक्षण कर पा रहे हैं, उसके लिए नियम बना पा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम कब प्रारंभ हुआ? जब आधुनिक सिद्धांत आया। और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन, आप एक सिद्धांत पढ़ेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसका प्रयोग करते हुए और व्यवहारवादी सिद्धांत का निर्माण किया। और इसके प्रणेता थे डेविड स्टन। उन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रविधियों का, प्रणालियों का, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए राजनीति को विज्ञान बनाया। अब नेक्स्ट इसका जो आपका ये तो आ गया हमारा ब्लॉक 1। अब आ जाता है हमारा इसी के अंतर्गत ब्लॉक 2 इकाई 2। और ब्लॉक 2 के अंतर्गत आ जाती हैं आपकी अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। प्रथम अवधारणा है हमारी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप ये देखिए कि एक इतना आवश्यक तत्व है कि अगर मनुष्य को बंधनों में रखा जाए तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। और स्वतंत्रता की एक ऐसी अवधारणा है कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता ना मिले तो वो इसके लिए युद्ध भी लड़ता है, क्रांतियां भी करता है, असंतोष भी प्रदर्शित करता है। यानी कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि वो स्वतंत्र रह करके अपना जीवन व्यतीत करे। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंतर्गत तो आपको स्वतंत्रता दी ही जाती है। और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतंत्रता की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्र रखा है। और उस स्वतंत्रता प्रदान करने का उद्देश्य क्या था? ताकि हम हमारा विकास कर सकें। अगर बंधन में रखा जाएगा तो आपको हर हर पल ये पूछना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। समझ रहे हैं आप? तो नियंत्रण अगर आपको दिए जाएंगे तो नियंत्रण के बाद विकास नहीं होगा। और दूसरा ये कि स्वतंत्रता अगर नहीं दी जाएगी तो आप अपना निर्णय स्वयं ले ही नहीं सकते। निर्णय निर्माण सिद्धांत एक ऐसा है कि मनुष्य को अपना निर्णय प्रत्येक पल में लेना पड़ता है। और आपको निर्णय कैसे लेना होता है? अपने सर्वोत्तम विकल्प में से विकल्प लेकर के आप निर्णय लेते हैं।
और जब हम निर्णय लेते हैं और अगर उस निर्णय के अंदर बाहरी नियंत्रण, आप स्वयं परामर्श ले रहे हैं किसी से, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम निर्णय ले रहे हैं और दूसरा आपके निर्णय को बाधित कर रहा है, तो आपकी स्वतंत्रता उसी समय समाप्त हो जाएगी। जैसे आप ये देखिए कि स्टूडेंट लाइफ होती है और जब आपके पेरेंट्स आपके सारे निर्णय लेते हैं, तो उस समय आपको हर हर एक स्टेप पर अपने पेरेंट्स को पूछना होता है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। लेकिन जब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए, आज जो हम कह रहे हैं ना कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम कर रहे हैं, है ना? तो आत्मनिर्भर कैसे होगा कोई भी व्यक्ति? स्वतंत्रता आपकी बाधित कब नहीं होगी? जब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। आप ये देखिए कि महिलाओं को हर एक कार्य को करने के लिए उसके जो भी सहयोगी होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, हस्बैंड होंगे, तो उनको उनको पूछना पड़ेगा कि भई हमें ये निर्णय लेना है या नहीं लेना है। जबकि पुरुष जो है, वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए स्वयं अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तो हमें वो निर्णय लेने का अधिकार न तो महिलाओं को था, न पुरुष को था। यानी कि स्वतंत्रता एक ऐसा आवश्यक अवधारणा है जो प्रत्येक मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक होती है। और अगर आप बाहरी नियंत्रण में रहेंगे, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और स्वतंत्र रहने का प्रथम जो आवश्यक तत्व है, वो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। अगर आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर हैं, तो आपको उसका निर्णय मानना ही पड़ेगा। लेकिन स्वतंत्रता का ये भी मतलब नहीं है कि जो हमें करना है वो हम करें। समझ रहे हैं आप? क्योंकि स्वतंत्रता, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए तो ये अच्छा है, दूसरों के लिए भले ही अच्छा ना हो, लेकिन जब तक हम सामाजिक दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, तब तक ही ठीक है। आपकी स्वतंत्रता दूसरों के लिए समस्या कभी नहीं होनी चाहिए, दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो हमने भी क्या किया कि एक मर्यादित स्वतंत्रता का जो है व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें, तो दूसरों के जीवन को, दूसरों के अधिकारों को, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत आप ये देखिए 19 अनुच्छेद 19, 20 और 21 तथा 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं है। आप ये देखिए कि मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो वाद योग्य है। यानी कि आप उसके लिए कानूनी शरण ले सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से अधिकार हनन होता है, तो वो जो है सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आप अपनी अपील लगा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि स्वतंत्रता का प्रयोग हमें किस सीमा तक करना है, ये जानकारी हमें भी होनी चाहिए कि हम इस सीमा तक हमारे इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद दूसरा आपका आ गया इसमें पॉइंट, समानता का। स्वतंत्रता और समानता दो ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक बेसिक नीड है हमारी। और जब हम समानता की बात करते हैं, तो समानता के अंतर्गत देखिए, आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है, और जब हम समानता की बात करते हैं तो ये एक समाजवादी सिद्धांत है, जो कि आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक स्वतंत्र समानता, लैंगिक समानता, जातिगत समानता, किसी प्रकार का आपके भेदभाव ना हो। लेकिन ये जो समानता का सिद्धांत है, क्या वो स्वतंत्रता के सिद्धांत को साथ साथ अपने पैरेलली चलने देगा या नहीं चलने देगा? क्योंकि जब हम समानता की बात करेंगे तो सभी को समान अवसर मिले, और स्वतंत्रता के अंदर सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। जब आप समान रूप से कोई वस्तु बांटेंगे या कोई भी कार्य करेंगे, तो आप स्वतंत्रता का हनन उस समय हो जाता है, क्योंकि आपने तो इक्वलिटी से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन जो स्वतंत्रता वाला कहेगा कि मैं तो जो है व्यक्तिवादी विचारों का पोषक हूँ, और मुझे तो ऐसा नहीं है कि आप समान रूप से, जैसे हम आर्थिक समानता की बात करेंगे, तो कहेगा कि मैं तो इस समानता के सिद्धांत को नहीं मानूं, क्योंकि मेरे में तो ज्यादा क्षमता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद और आर्थिक समानता, समाजवाद कई बार एक रास्ते में नहीं चल पाते, और आपस में आप ये देखिए कि इनका कंट्रोवर्सी चलती रहती है ना? क्योंकि जब हम समानता में समान अवसर, सभी को समान दे दिया आपने, जो इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया,
जब हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो अपने आप ही वो स्वतंत्रता जो है वो थोड़ी सी बाधित हो जाती है। समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आप ये देखिए कि हमारे मौलिक अधिकारों में, मूल अधिकारों में समानता की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत जन्म, संपत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के लिए न किया जाए। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सभी को समान माना जाए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आप ये देखिए कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि प्लेटो ने एक न्याय का सिद्धांत दिया है। हमारे देश के अंदर भी न्याय है, सभी को समान माना जाता है, किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि व्यवहार में कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं, जो न्यायपालिका ने जो है मेरा शीघ्र निर्णय नहीं लिया, और मेरा कोई ऐसा जो है बैकग्राउंड नहीं था, या मैं कोई वरिष्ठ पद पर नहीं हूँ, या कोई मेरी जान पहचान नहीं है, तो मुझे असमान ऐसा नहीं है कि मेरा कार्य जो है जल्दी से हुआ। यानी कि हम कई बार देखते हैं कि न्याय के अंतर्गत भी असमानता देखी जाती है। अब आप ये देखिए कि न्यायालय जब निर्णय लेता है तो वो भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है। आपने कई बार देखा होगा कि न्यायपालिका ने अपने पूर्व के निर्णय पर संशोधन किया और नवीन निर्णय दिया। तो आप ये देखिए कि कई बार न्यायपालिका के लिए भी जो है ये मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से निर्णय दिया जाए। फिर न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका के पास कई इतने सारे मैटर्स होते हैं कि उनका सॉल्यूशन करना जल्दी से उनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि जांच भी की जाती है। शीघ्र निर्णय करने से वो तो ऐसा नहीं कि बार बार अपना निर्णय बदलेंगे, उन्हें एक फाइनल डिसीजन देना होता है। उनके सामने बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं, कई जनहित याचिकाएं, कई सारे मुद्दे जो मैटर जो है न्यायपालिका के समक्ष आते हैं। उनके कई बार होता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में वो मैटर नहीं होते। ये भी होना चाहिए कि भाई उनका जो है क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत ही वो मुद्दा आ रहा हो। तो बहुत सारी समस्याएं न्याय के समक्ष आती हैं। ये तो है न्याय की प्रैक्टिकल बात। वैसे जब हम न्याय की व्यवस्था करेंगे तो आप ये देखिए कि व्यक्ति अपने आप को तभी सुरक्षित महसूस करता है जब किसी भी देश के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत संघात्मक राष्ट्र है, और संघात्मक राष्ट्र के अंतर्गत आप ये देखिए कि बहुत सारे राज्य हमारे देश में है। और आप ये देखिए कि उन राज्यों में आपसी विवाद, उसका निपटारा कैसे होगा। और आप ये देखिए कि किस तरह से हम उन राज्यों के लिए आप ये देखिए कि कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे विवादों का निपटारा होगा, कैसे जो है अपराधियों को दंड दिया जाएगा, और न्यायपालिका कितनी फ्री है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ने क्या किया कि सरकार के तीनों अंगों को स्वतंत्र कर दिया। तो व्यवस्थापिका कानून निर्माण का काम करेगी, कार्यपालिका जो है उन व्यवस्थाओं को लागू करेगी, यानी कि इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका करेगी। कोई भी कानून बना, नियम बना तो उसे लागू करने का काम फिर न्यायपालिका है, वो जजमेंट करती है। व्यवस्थापिका के कार्यों को भी देखती हैं, कार्यपालिका के कार्यों को भी देखती हैं, राज्य के नागरिकों को भी सुरक्षित करती है, मानव अधिकार की रक्षा, मूल अधिकार की रक्षा, नीति निर्देशक तत्वों की वो व्यवस्था, हर एक सरकार के कार्य पर उसका जो है ध्यान रहता है, उसको कंट्रोल करने का काम। न्यायपालिका सबसे ज्यादा सरकार के दोनों अंगों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है और राज्यों को सुरक्षित करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि केंद्र सरकार के जो है अनावश्यक कानून, अनावश्यक हस्तक्षेप को भी माना जाए। तो राज्यों को भी अधिकार है कि वो किसी प्रकार का उनका जो अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है तो वो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। भाई कई बार आप देखते हैं कि राज्य कहते हैं कि हमें इतना फंड देना था, नहीं दिया, अब वो अपना कोई ना कोई मैटर, पानी का, नदी जल बंटवारे का विवाद हो, सीमा का विवाद हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो वो विवाद न्यायपालिका के समक्ष जाता है। और न्यायपालिका अपने न्याय के आधार पर व्यक्तियों को सुरक्षित करती है, उनको असमानता से बचाती है, उनको सामाजिक आर्थिक भेदभाव से बचाती है, और अधिकतम उनको जो है स्वतंत्रता प्रदान करके और सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिद्धांत, अधिकार का सिद्धांत। जब हम सामाजिक
दायरे को देखते हैं, जब हम व्यक्ति के अधिकारों को देखते हैं, जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को देखते हैं, तो हमें एक पॉइंट हमेशा याद रहता है, वो है हमारा अधिकार संबंधी सिद्धांत। और जब आप ये देखिए कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय तीनों तत्व तभी संभव है जब मानव को अधिकार मिले। यानी कि अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आप ये देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने जो कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, और वे अधिकार हमें राज्य के संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा मिलते हैं। और इन अधिकारों का अधिकतम उपयोग करके और व्यक्ति अपने जो भी लक्ष्य है, उसके निर्धारित लक्ष्य उनको प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट आ गया आपके जेंडर। जेंडर का भी मैंने आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से जो स्त्री पुरुषों के मध्य जो भेदभाव किया जाता है। और आपने एक और देखा होगा कि नारीवादी अवधारणा, उग्र नारीवाद और उदार नारीवाद, यानी कि नारीवादी जो विचारक हैं वो इस जो लैंगिक असमानता है इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, अपनी मांग रखते रहते हैं। महिला नारीवादी विचारकों का ये मानना है कि आज महिलाओं की जो भी स्थिति है, उसके लिए ये पुरुष प्रधान समाज ही इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये अवधारणाओं के अंतर्गत आप, और नेक्स्ट आ गया हमारा नागरिकता का सिद्धांत। नागरिकता के सिद्धांत के अंतर्गत ये है कि आप जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के अंतर्गत आपको राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिलता है, आपको मतदान करने का अधिकार मिलता है, आपको निर्णय देने का अधिकार मिलता है। आप अब हमारे देश के अंतर्गत तो आप ये देखिए कि राष्ट्रपति से लेकर के और सामान्य जो पद है वहां तक आप ये देखिए कि नागरिकों को कितना कम ऐसी योग्यताएं दी गई है कि भाई हर कोई व्यक्ति उस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सके। यानी कि हमारे देश के अंतर्गत आप ये देखिए कि जो हमने भारत की जो व्यवस्था की है, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि हर प्रकार से हमें जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार दिए गए, नागरिकता दी गई। और ये अधिकार और नागरिकता हमें कैसे प्राप्त हुई? भारत के अंतर्गत तो आप ये देखिए कि जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता प्रदान जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। और आप ये देखिए कि और विश्व के अन्य देश हैं, उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपका वहां पे केवल जन्म के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाए। अन्य देशों के अंतर्गत आप ये देखिए कि केवल वो अपने देश में रहने वाले नागरिकों को ही नागरिक मानते हैं, बाकी विदेशी जो होते हैं उनको नागरिक नहीं माना जाता है। जबकि भारत के अंतर्गत तो आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति कई वर्षों तक यहाँ रह रहा है और यहीं का रहने वाला जो है यहीं का वर्षों तक निवासी हो गया, तो उसको भी आप ये देखिए कि नागरिक मान लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक 4, जिसके अंतर्गत अवधारणाओं का आपने देखा था कि ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो बहस थी, लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, रक्षात्मक भेदभाव बनाम निष्पक्षता का सिद्धांत, और परिवार, कानून और राज्य संबंधी अवधारणाएं। इन सिद्धांतों के अंतर्गत आपने देखा कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास, स्वतंत्रता और नियंत्रण, और रक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता, ये ऐसे हैं सिद्धांत जो एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत है। लेकिन इन सिद्धांतों को देख करके आप ये जरूर देखेंगे कि जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर आर्थिक विकास आवश्यक होगा, जहां पर स्वतंत्रता होगी वहां पे नियंत्रण भी आवश्यक है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर बिना नियंत्रण के स्वतंत्रता की व्यवस्था की जाती है, तो वही प्राचीन काल में जो हमारा था कि जंगल कानून शक्तिशाली व्यक्ति के हित होगा, और जो कमजोर होगा उसके साथ तो आप ये देखिए कि उसका कोई सहयोग नहीं करेगा। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की और आर्थिक विकास की, तो ये दोनों अवधारणाएं एक साथ चलेंगी। हालांकि पहले ये कहा जाता था कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पर आप जो है समान विकास की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये अवधारणाएं एक दूसरे को पूरक करती हुई आगे बढ़ रही हैं। और यूनिट 4 के अंतर्गत आ जाएगा आपका परिवार,
जो कोई भी सिस्टम की प्रथम इकाई कहा जाता है। अगर हम राजनीति विज्ञान की इन सारी अवधारणाओं को समझ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि प्रथम इकाई जो है परिवार है। आज हम भारत को कह रहे हैं कि भारत अहिंसक राष्ट्र है, भारत सहनशील है, भारत हर एक राष्ट्र की जो है भावनाओं को समझ करके उसके अनुकूल व्यवहार कर लेता है और सिस्टम से चल रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ के उन सारे परिवारों से शुरू होकर के और सर्वोच्च स्तर तक ये सिस्टम चल रहा है। फिर आती है बात कानून की। कानून के अंतर्गत आप ये देखिए कि अगर कानूनी व्यवस्था होगी तो सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप समान रूप से कार्य कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं अपने आप को। आप ये देखिए कि कानून जो है एक ऐसा आधार है जो कोई भी राज्य के लिए आवश्यक होगा। और फोर्थ लास्ट है आपका इसका राज्य संबंधी सिद्धांत। और राज्य के अंतर्गत हमने जब राजनीति विज्ञान क्या है से शुरू किया था, तब हमने राज्य के बारे में जाना था कि राज्य किस प्रकार से विकसित हुआ और आज जो आधुनिक राज्य है वो किस प्रकार का है। आज के इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैम थैंक यू मंजू मैम फॉर nicely elaborated the session on BPSC 131. So definitely this session is more useful to our students for preparation the assignments and examination and other activities. So dear students, if you have any query, so please ask to our academic counselor. Otherwise, you can send the email to RC Jaipur, and you can also discuss your query during the session in the if you mention in the chat box. So thank you रोहित जी, रवि गुप्ता जी, वंदना आर्या जी, आप लोग कंटिन्यूसली जुड़े रहे हमारे साथ में। अब पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 4 मार्च को ही होगा। और जैसा कि मैम ने इनिशियली सजेस्ट भी किया था कि जो इस कोर्स से संबंधित स्टडी मटेरियल है वो ई ज्ञान कोर्स पे अवेलेबल है। आप लोग एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उसको सेल्फ स्टडी करिए, जिससे कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग आप मैम से डिस्कस कर पाए और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। रवि जी, आप मुझे बोल भी सकते हो, आई वांट टू नो व्हेन आवर एग्जाम कंडक्ट। रवि जी, आपके एग्जामिनेशन जून 2024 में कंडक्ट होंगे और उसके लिए आपको अपना एक कि नेक्स्ट 2-3 डेज में एक्टिवेट हो जाएगा। आप इग्नू की वेबसाइट पर आप जाकर अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हाँ रवि जी, आपने हैंड रेज किया है, अगर आपका इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अगर नहीं है तो हम अपने सेशन को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने एकेडमिक काउंसलर डॉक्टर मंजू आचार्य मैम का कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को इस कोर्स की काउंसलिंग की। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके मैम। मैम मैंने आपको ईमेल भेज दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू मैम। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। सर असाइनमेंट, हाँ वंदना जी, आप अपने असाइनमेंट 31 मार्च तक जमा करें अपने स्टडी सेंटर पर। ओके मंजू मैम। ओके सर, थैंक यू। ओके, so dear student, if you have any query so you can send